नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी एकेटीयू के 2018 का डिटेल सॉल्यूशन का केमिस्ट्री वाला पार्ट। 2019 का यूपीटीयू का सॉल्यूशन के सारे वीडियोस आपको मिल चुके हैं। अब हम 2018 पर डिस्कशन करेंगे। 2018 का केमिस्ट्री वाला पार्ट मैं डिस्कस करूँगा और फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का पोर्शन भी रिस्पेक्टिवली आपको अगले वीडियोज़ में मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है केमिस्ट्री वाला पोर्शन। 51 है, इफ़ अ मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe3O4 कंटेन्स 75% आयरन, व्हाट विल बी द परसेंटेज अमाउंट ऑफ ईच ऑक्साइड इन द मिक्सचर। दोस्तों, अगर आप हमारी लेक्चर सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में मैंने मोल के क्वेश्चंस और रिस्पेक्टिवली उससे रिलेटेड और फर्दर क्वेश्चंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया है। सारे लॉज के ऊपर डिस्कशन हो चुका है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा, इसका पहले हम डिटेल सॉल्यूशन में बात कर चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको आंसर बताऊँगा। अगर आपको हमारा उस पोर्शन को देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप फिजिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ पर आप इसको देख पाएंगे। यहाँ पर मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 64.10% FeO एंड 35.90% Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट विल द करेक्ट नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम मीथेन। दोस्तों, ये मोल्स का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस पे भी डिस्कशन हो चुका है, मगर चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछा हुआ है। तो अगर मैं CH4 यानी कि मीथेन की बात करता हूँ तो मीथेन में कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, उसके बाद इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होगा आपका 16 ग्राम। मीथेन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपको गिवन मास दिया हुआ है, उसको अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, यानी कि 1.6 अपॉन 16 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.1 मोल। ठीक, 0.1 मोल हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 0.1 मोल में पहले निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 0.1 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर यानी कि Na से। एवोगैड्रो नंबर का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.022 × 10⁻23। इसको आप 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये 22 हो जाएगा, यानी कि 6.022 × 10⁻22। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 0.1 मोल मीथेन में। अब 0.1 मोल मीथेन में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि इतना × 10 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 6.022 × 10⁻23। तो ये ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन आपका बी है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मोल से रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को पहले भी सॉल्व करा चुका हूँ। आप हमारी लेक्चर सीरीज अगर फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप सीधा हमारी प्लेलिस्ट में जाइए हमारे चैनल की, आपको इन सब इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूसेस ओडरलेस गैस विथ डाइल्यूट H2SO4। यहाँ पर आपको आयंस दे रखा है और यहाँ से पूछा है इन आयंस को देखते हुए आपको बताना है कि कौन जो है ओडरलेस गैस प्रोड्यूस करेगा H2SO4 के साथ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि H2CO3 और HCO3 ये दो ऐसे सॉल्ट होते हैं जो कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके ओडरलेस गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ जो आयंस फॉर्म में आपको दे रखा है माइनस माइनस फॉर्म में, यहाँ पर आप इनको H+ देकर सॉल्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि पहले वाले को आप लिख सकते हो तो ये हो जाएगा H2CO3, ये हो जाएगा H2SO3। सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका H2CO3 HCO3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा H2SO3, यहाँ पर हाँ H2SO3 हो जाएगा।
ये आपका एक नेगेटिव है तो ये हो जाएगा CH3COOH, ये आपका हो जाएगा H2CO3, ये आपका हो जाएगा CH3COOH। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह का कंपाउंड किसमें फॉर्म हो रहा है, इस तरह का सॉल्ट, तो ये ऑप्शन नंबर बी में फॉर्म हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है 1 लीटर ऑफ एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 containing 1.8 ग्राम KMnO4 is decolorized by passing sufficient amount of SO2. If SO2 is produced by roasting of iron pyrite FeS2, the amount of pyrite required to produce the necessary amount of SO2 will be। दोस्तों ये जो है इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, नीचे स्पेस दिया है, उस स्पेस पर मैं आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पर ये सॉल्व करूँगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी होगी। तो पहले आप बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, KMnO4 का रिएक्शन करवाते हैं SO2 के साथ, तो KMnO4 का रिएक्शन जब होता है SO2 के साथ प्लस वाटर होता है तो आपका फॉर्मेशन होता है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2S गैस। यहाँ पर इसको बैलेंस फॉर्म में लिख लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 5 2 2 और ये आपका हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2 मोल KMnO4 को रिएक्ट होने के लिए 5 मोल SO2 की ज़रूरत है। ठीक, अब फॉर्मेशन ऑफ SO2 देखते हैं आयरन पायराइट से। तो आयरन पायराइट से कैसे फॉर्म होगा, तो इक्वेशन बनाते हैं, ये हो जाएगा FeS2 प्लस 11O2, तो फॉर्मेशन आपका हो जाएगा FeO3 का प्लस SO2 गैस निकल जाएगी। इसको भी बैलेंस फॉर्म में लिख लेंगे, तो इसको बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, ये मैंने यहाँ पर 11 लिख दिया पहले से बैलेंस में, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ से ये हो जाएगा आपका 8। तो ये आपका बैलेंस फॉर्म में हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखोगे तो 4 मोल FeS2 प्रोड्यूस करेगा 8 मोल SO2 को। ठीक, अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो 2 मोल KMnO4 से को चाहिए 5 मोल SO2, और यहाँ से आप देख पा रहे हो कि 4 मोल FeS2 प्रोड्यूस करता है 8 मोल SO2 को, तो 2 मोल को 5 चाहिए, तो 5 मोल कन्वर्ट जो है प्रोड्यूस करने के लिए FeS2 कितना रिक्वायर्ड होगा। अगर 8 के लिए 4 रिक्वायर्ड होता है तो 5 के लिए वो 2.5 रिक्वायर्ड होगा, यानी कि 2 मोल KMnO4 को रिएक्ट करने के लिए 5 मोल SO2 चाहिए, और 5 मोल SO2 प्रोड्यूस करने के लिए आपको 5/2 मोल आयरन पायराइट चाहिए। ठीक, अब इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर KMnO4 की मैं बात करता हूँ तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आपका होता है 158 ग्राम। ठीक, और यहाँ पर आप देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 मोल के लिए 5 चाहिए, और यहाँ 5 मोल प्रोड्यूस करने के लिए इसको 5/2 चाहिए। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे FeS2 का, तो FeS2 का जो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5 इंटू, क्योंकि आपको गिवन कितना है तो यहाँ पर पहले आप इसका मोल निकाल देते हैं। KMnO4 कितना गिवन है यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो KMnO4 का जो अमाउंट गिवन था आप क्वेश्चन में देखोगे तो 15.8 ग्राम गिवन था। KMnO4 को आप मोल में चेंज करोगे 158 मतलब गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके, तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 0.1 मोल, यानी कि 0.1 मोल जो है वो आपका KMnO4 प्रेजेंट है। और अभी मैंने आपको रिलेशन बताया 2, 5 और 5/2 का, तो उसका इस्तेमाल करते हुए FeS2 का जब आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स तो उसका वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 0.1 इंटू 2 इंटू 2। इसका वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 0.125 मोल। तो 0.125 मोल रिक्वायर्ड होगा आपको 0.1 मोल जो है KMnO4 के साथ रिएक्ट करने के लिए। 0.125 मोल प्रोड्यूस करेगा आपका गैस SO2, और वो गैस जो है रिक्वायर्ड होगी रिएक्ट करने के लिए KMnO4 के साथ।
तो यहाँ पर इतना मोल वो आ गया आपका आयरन पैराइड रिक्वायर्ड होगा। तो इस मोल को आप कन्वर्ट करोगे मॉलिक्यूलर वेट में। कैसे कन्वर्ट करोगे? इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके FeS2 का जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 120। तो ये आपका आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा 15 ग्राम। ठीक, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी KMnO4 का रिएक्शन करवा के SO2 के साथ। फिर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी आयरन पैराइड से SO2 के फॉर्मेशन के लिए। दोनों इक्वेशन को हमने फिर कंपेयर किया तो देखा कि 2 मोल KMnO4 को रिएक्ट करने के लिए 5 मोल SO2 की रिक्वायर्ड है, और 5 मोल SO2 प्रोड्यूस करने के लिए आपको 5/2 मोल आयरन पैराइड रिक्वायर्ड होगा। इस रिलेशन को ध्यान में रखा हमने। उसके बाद जो गिवन वेट आपका गिवन था KMnO4 का 15.8 ग्राम था, और उसका मॉलिक्यूलर वेट हमने कैलकुलेट किया तो वो होता है 158 ग्राम। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाला तो 0.1 मोल हो गया। अब आयरन पैराइड जो मोल में रिक्वायर्ड हो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो उसका वो डायरेक्ट रिलेशन से फॉर्मूला आ जाएगा। उसका वैल्यू आ जाएगा आपका 0.125 मोल। अब 0.125 मोल जो आएगा उसको आप मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 120 से, तो आपका 15 ग्राम आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका 15 ग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम विथ एन वेलोसिटी ऑफ 2.19 into 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट में आपको गिवन है, थर्ड में आपसे पूछ रहा है तो मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ। वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है Vn इज इक्वल टू होता है V1 इंटू Z/n। n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, Z होता है आपका एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन के केस में ये Z का वैल्यू हो जाएगा 1। थर्ड की बात आपसे कर रहा है तो Vn जो V3 हो जाएगा यहाँ पर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा V1 इंटू 1/3। तो V1 इंटू 1/3 आप कर लोगे यानी कि 2.19 इंटू 10⁸ इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 7.3 इंटू 10⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ फॉर्स्टायर। तो फॉर्स्टायर का करेक्ट फॉर्मूला पूछा है आपसे। तो फॉर्स्टायर जो होता है वो मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड होता है। तो यहाँ आप देखोगे कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स तो हैं और यहाँ पर मैग्नीशियम खाली एक ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन सा होता है? तो ऑप्टिकली मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए, बी, डी ये सिमेट्रिक हैं और सिमेट्रिक होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर सी जो है ये सिमेट्रिक नहीं है इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो अ रेजोनेंस इफेक्ट। इसमें से कौन सा रेजोनेंस नहीं करता? तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये सारे ही साइक्लिक कंपाउंड्स आपको गिवन हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स हैं और साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास रहेगा, वो कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा मतलब रोटेशन में, रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। क्लोरीन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो भी जाएंगे, रेजोनेंस इफेक्ट शो करेंगे। NH2 के पास भी यहाँ पर अमीन जो ग्रुप है यहाँ पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो भी रेजोनेंस में जाएंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो NH3 होगा ये पॉजिटिव फॉर्म में होता है, NH3 पॉजिटिव फॉर्म में होता है। यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स उसके पास नहीं होता और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से वो रेजोनेंस नहीं कर पाता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है पेट्रोलियम रिफाइनिंग इन्वॉल्व्स। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में क्या होता है? तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग में जो होता है वो आपका होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग में। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है डी ग्लूकोज यूनिट्स इन सेलुलोज आर जॉइंड बाय। डी ग्लूकोज यूनिट सेलुलोज के अंदर किस में जॉइंट है? दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि सेलुलोज के अंदर जो डी ग्लूकोज यूनिट है वो किससे जॉइन होती है? सेलुलोज के अंदर जो डी ग्लूकोज यूनिट होती हैं वो होता है β1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से जुड़ी होती हैं।
बीटा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, और डी ग्लूकोज आपस में जुड़े होते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से। तो कंफ्यूज मत होइएगा, डी ग्लूकोज यूनिट सेलुलोज के अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल टुवर्ड्स स्टरीफिकेशन इज। स्टरीफिकेशन के तरफ जो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी प्राइमरी अल्कोहल की ज़्यादा होती है। मैं आपको ऑर्डर बताता हूँ, प्राइमरी अल्कोहल, देन फिर आता है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, फिर आपका आता है टर्शरी अल्कोहल, ऐसे आपकी रिएक्टिविटी होती है। इसलिए कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, आपका प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अल्कोनिसाइड आयन होता है, अल्कोनिसाइड आयन की स्टेबिलिटी के ऊपर रिएक्टिविटी जो है रिएक्टिविटी डिपेंड्स करती है। प्राइमरी अल्कोहल में जो उसकी स्टेबिलिटी होती है ज़्यादा होती है, और इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे ही होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होने की वजह से ये इसमें से जो स्टरीफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। अब आपसे बात कर रहा है कि 62 है, द मार्कोनिकॉफ रूल इज बेस्ट एप्लीकेबल टू द। मार्कोनिकॉफ रूल किसके लिए अप्लाई होता है, तो मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है वो एसिमेट्रिक अल्कीन के लिए होता है। एसिमेट्रिक अल्कीन के लिए होता है। ये रूल कहता है कि अगर डबल बॉन्ड के अराउंड आपका HX यानी कि अल्काइल हैलाइड, या फिर आपको इसको प्रोटोनिक एसिड भी कह सकते हो, इस प्रोटोनिक एसिड का जो X का वैल्यू आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा होता है, यहाँ पर जो है जो प्रोटोनिक एसिड का एडिशन होगा अल्कीन के अंदर, वो डबल बॉन्ड के अबाउट अगर जो है 2 कार्बन्स हैं, तो आपका जो है जो हाइड्रोजन होगा वो उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिस कार्बन के पास मैक्सिमम हाइड्रोजन होगा, मैक्सिमम हाइड्रोजन, और आपका जो ये X ग्रुप है हैलाइड वाला, वो उस कार्बन के पास जाके जुड़ेगा जिसके पास मिनिमम हाइड्रोजन होगा। तो इस ऑप्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले एसिमेट्रिक अल्कीन आपको ढूंढना होगा। एसिमेट्रिक अल्कीन जो है ये आपका 2 ऑप्शंस में है, यहाँ एसिमेट्रिक 3 ऑप्शन में है, बी में, सी में और डी में, और एडिशन आपको करवाना है यहाँ पर HX का, तो HX का एडिशन आपका खाली सी में हो रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, द एडिशन ऑफ Br2 टू ब्यूटूइन गिव्स। Br2 का एडिशन ब्यूटूइन में क्या देता है, तो ब्यूटूइन में अगर आप Br2 का एडिशन करवाते हो तो आपका 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन बन जाता है। अब 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन जो होता है, 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन जो होता है, अब उसका कन्फिगरेशन कैसा होगा, RR होता है, RS होता है, या फिर SS होता है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसका जो कन्फिगरेशन होता है वो RS होता है, यानी कि RS 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन बनता है। R और S कन्फिगरेशन जो होते हैं, और आइसोमेरिज्म से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं पेपर्स के अंदर। इसके लिए आप हम और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जानने के लिए आप हमारी लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करते रहें। हमारी लेक्चर सीरीज़ में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू होगी तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ साथ इस तरह के नेम रिएक्शंस और भी बहुत सारी जानकारी दी जाएगी, जिससे आपको इस तरह के एंट्रेंस को क्लियर करना आसान हो जाएगा। तो आप हमारी लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव मीजोफॉर्म। मीजोफॉर्म्स किस में होते हैं, तो मीजोफॉर्म्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मीजोफॉर्म जो होता है, मीजोफॉर्म के अंदर एक इंटरनल प्लेन फॉर्म होता है और सुपर इम्पोजिबल इमेज बनती है। मीजोफॉर्म के अंदर सुपर इम्पोजिबल इमेज बनती है और इंटरनल प्लेन फॉर्म होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कंपाउंड के अंदर कहाँ पर आपको सुपर इंटरनल प्लेन बनेगा, तो यहाँ पर अलग अलग ग्रुप जॉइंट है, तो यहाँ नहीं बन पाएगा। यहाँ पर भी अलग अलग ग्रुप है, यहाँ पे नहीं बन पाएगा। यहाँ पे भी अलग अलग ग्रुप है, यहाँ पे भी नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका CH2OH, यहाँ पर आपका इंटरनल प्लेन बन रहा है और सुपर इम्पोजिबल इमेज भी फॉर्म हो रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच कंपाउंड विल बी मोस्ट रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ये 4 कंपाउंड्स में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती हैं।
इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। अब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हैं तो इसका मतलब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेंगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन के लिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, एट 298 केल्विन व्हाट विल बी द चेंज इन स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द गिवन रिएक्शन। रिएक्शन आपको गिवन है, इसके लिए आपको स्टैंडर्ड एनर्जी चेंज पूछा है। ठीक, स्टैंडर्ड एनर्जी चेंज को आप देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको नीचे स्पेस में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला जो होता है वो डेल्टा यू इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन आर टी। यहाँ पर टी का वैल्यू आपको गिवन है 298 केल्विन, डेल्टा एच का वैल्यू आपको गिवन है -310 किलो जूल, आर का वैल्यू आप जानते हैं, आर का वैल्यू आप 8.3 अप्लाई करेंगे और चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर डेल्टा यू का जो वैल्यू आएगा इस फॉर्मूला में रखने के बाद वो आपका आ जाएगा -312.5 किलो जूल। आपका वैल्यू आ जाएगा -312.5 किलो जूल। ऑप्शन ढूंढते हैं तो -312.5 जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, हाउ मनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स को गिनना है। तो सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड आप देखेंगे वो आपका हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, दो बॉन्ड होंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक सिग्मा और दो पाई, सॉरी एक सिग्मा और एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और दो पाई। ठीक, डबल बॉन्ड जो आपका बेस बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके ऊपर जो फॉर्म होते हैं वो आपके पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो आप गिनते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे सिग्मा बॉन्ड्स को पहले गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पर 9 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। अब पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो 2 4 यहाँ पर एक 5 5 2 7 एंड 2 9, यानी कि 9 सिग्मा एंड 9 पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट। तो ऑप्शन ढूंढते हैं तो 9 सिग्मा और 9 पाई का ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में दोस्तों क्या होता है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मतलब आप इसको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से पहचान सकते हो। ठीक, तो अब आपको ऑप्शंस देख के पता लगाना होगा कि इसमें एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है और दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। ऐसा रिएक्शन आपको जहाँ लग जाएगा वो आपका रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है, यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर 0 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर -1 हो जा रहा है, और यहाँ पर ब्रोमीन का -1 था, -1 से 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पर ये रिड्यूस हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, द इनॉट रिडक्शन वैल्यू ऑफ सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट एंड जिंक आर गिवन रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल विल हैव मैक्स सेल ईएमएफ। सेल ईएमएफ, इस सेल में किस सेल के लिए ज़्यादा ईएमएफ होगी इसको आपको कैलकुलेट करना है। कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो सारे ऑप्शंस में लगभग सेम कंसंट्रेशन गिवन है। तो अगर कंसंट्रेशन का वैल्यू सेम है तो आपके लिए ई ऑफ सेल आप निकालोगे तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, या फिर इसी को आप लिख सकते हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ई ऑफ राइट माइनस ई ऑफ लेफ्ट। तो किसके लिए सबसे ज़्यादा होगा तो आप ध्यान से देखेंगे, इन सबको आप कंपेयर करते हैं तो ऑप्शन नंबर, इन दोनों को आप कंपेयर करें और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी प्लस में वैल्यू आएगी, लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो आपकी वैल्यू जो है मैक्सिमम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर सिल्वर माइनस जो है जिंक कर देंगे, सिल्वर में से जिंक घटा देंगे तो सिल्वर में से आपका जिंक घट जाएगा, तो इसका वैल्यू लगभग 1.561 के अराउंड वोल्ट के आएगी और यही मैक्सिमम होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन A प्लस B टेंड्स टू C प्लस D एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर विच केस गिवन। तो आपको K का वैल्यू दी है और आपसे पूछा है डेल्टा G और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालो। तो डेल्टा G के बाद मैं बात करता हूँ। तो डेल्टा G का वैल्यू अगर आपका पॉजिटिव होता है तो जो आपका रिएक्शन होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। और डेल्टा जी का वैल्यू आपका 0 के इक्वल रहता है तो आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक, तो ये रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में है तो आपके लिए इसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो डेल्टा जी इक्वल टू 0 का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। अब डेल्टा जी नॉट का वैल्यू की बात करते हैं। डेल्टा जी नॉट जो होता है वो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, वो आपकी 1 एटीएम प्रेशर और टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया जाता है। तो आप उसके लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NRT log K। इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। R का वैल्यू आप जानते हैं 8.3 रखेंगे। टेम्परेचर आपको स्टैंडर्ड यहाँ पे अच्छा टेम्परेचर गिवन 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 300 केल्विन हो जाएगा। log K 10⁻², यहाँ पर गिवन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा जी का वैल्यू आपका आएगा वो माइनस में, डेल्टा जी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस 11.48 किलो जूल। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इंट्रोपी डिक्रीजेस। इंट्रोपी किस चेंज में डिक्रीज करेगी? तो जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं उनके लिए हमेशा इंट्रोपी इंक्रीज करती है। इंट्रोपी के डिक्रीज करने का मतलब अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे समझे तो मॉलिक्यूलर लेवल पे इंट्रोपी डिक्रीज करने का मतलब होता है उनकी रैंडमनेस का कम हो जाना या फिर उनके मोशंस का कम हो जाना। तो अगर आप यहाँ से देखते हैं ऑप्शंस को तो ऑप्शन ए कहता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज फ्रॉम शुगर। तो अगर सुक्रोज जो है क्रिस्टलाइज हो जाएगा सॉल्यूशन में तो जो उसके मॉलिक्यूल्स होगी उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी। तो हाँ, ये ऑप्शन आपका हो सकता है। अगले ऑप्शंस को देखते हैं, डिजॉल्विंग सुक्रोज इनटू वाटर। सुक्रोज को अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो सॉलिड फॉर्म में था, वो आपका सॉल्यूशन के फॉर्म में जाएगा तो मूवमेंट बढ़ जाएगी उसकी। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस आपकी सॉलिड फॉर्म में थी, लिक्विड मूवमेंट में जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी, यानी कि ये दोनों में आपकी स्पॉन्टेनिटी यानी इंट्रोपी आपकी इंक्रीज करेगी। और वेपराइजेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर भी सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको वेपराइज करेंगे तो वेपर फॉर्म में भी मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो इसके केस में भी इंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी के केस में इंट्रोपी आपकी बढ़ेगी तो घटेगी किस में? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, वाई इज हीट इवॉल्व इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HF इज हाइएस्ट। HF में जो हीट इवॉल्व होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वो हाईएस्ट क्यों होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ड्यू टू लो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F माइनस आयन, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F माइनस आयन एंड HF इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो दोस्तों मैं एक बात आपको बहुत क्लियर कर दूं कि HF जो होता है वो आपका एक वीक एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। ठीक, HF आपका वीक एसिड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो नहीं सकता। हाइड्रेशन एनर्जी की जहाँ तक बात आती है, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है F आयन की वो ज़्यादा होती है, इसी वजह से न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HF जो होता है वो हाईएस्ट होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, द रिएक्शन बिटवीन पी मिथाइल बेंजल्डिहाइड एंड कंसंट्रेटेड NaOH एग्जाम्पल हो। दोस्तों एक नेम रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेम रिएक्शन जो होता है यहाँ पर ये कैनेजारो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैनेजारो रिएक्शन और भी बहुत सारे नेम रिएक्शन जो है उसके लिए आप हमारी लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करें, वहाँ पर मैं आपको बहुत ही डिटेल्ड वे में बताऊँगा सारे नेम रिएक्शंस के बारे में, सारे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, और आपको हेल्प होगी इस तरह के एंट्रेंस को क्रैक करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, हाउ बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू एन प्रोपाइल बेंजीन। बेंजीन जो है एन प्रोपाइल बेंजीन में कैसे कन्वर्ट होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए, इसके लिए भी मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। ये आपका फिंडरक्राफ्ट एल्काइलेशन से कन्वर्ट होता है फॉलोड बाय क्लिम्सन रिडक्शन। इस प्रोसेस को यूज़ करने के बाद आपका बेंजीन कन्वर्ट हो जाता है एन प्रोपाइल बेंजीन में। दोस्तों फिर से मैं ये कहूँगा कि अगर आपको इस तरह के नेम रिएक्शंस और रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में जानकारी लेनी है तो आप हमारी लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। लेक्चर सीरीज़ में हम इन चीज़ों पर डिटेल से बात करेंगे और इस तरह के एंट्रेंस को क्लियर करने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डिंग पेयर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। जो अट्रैक्शन एनर्जी होती है बॉन्डिंग पेयर के न्यूक्लियस तरफ, इस पर कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर डिपेंड नहीं करेगी?
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का अट्रैक्टिव फोर्स से कोई मतलब नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। द रिपल्सन, और यहाँ पर द अमाउंट ऑफ शील्डिंग बाय इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, द अमाउंट ऑफ शील्डिंग जो होती है वो डिपेंड करती है अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, द डिस्टेंस जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो भी न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करती है अट्रैक्टिव फोर्सेस से। लेकिन जो रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन का सेम वैलेंस सेल में, वो डिपेंड नहीं करता अट्रैक्टिव फोर्सेस से। तो ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज ऑफ एसिडिक नेचर। इनमें से 4 ऑप्शन आपके गिवन है, कौन सी ऑक्साइड आपकी एसिडिक नेचर की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये जो ऑक्साइड होती है ये आपकी एसिडिक नेचर की होती है, क्योंकि जानते हैं आप सीरीज में जब आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जानते हैं तो बेसिक प्रॉपर्टी आपकी बढ़ती है मेटल में, तो बेसिक प्रॉपर्टी आपकी बढ़ेगी, यानी कि ऊपर वाले जो होंगे वो ज़्यादा एसिडिक होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका एक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ सिंपल केमिकल रिएक्शन ए टू बी इज ई अल्फा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी की बात हो रही है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन में ई अल्फा है, तो रिवर्स रिएक्शन में वो कितनी होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वहाँ पर उस केस में वो डिपेंड कर सकती है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। अब यहाँ पर फैक्टर्स के बारे में तो चर्चा नहीं की है, तो यहाँ पर कैन बी लेस देन एंड मोर देन ए आपका ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आप ए हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78 है, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस मच एट 0.5 m कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज। आपको कंसंट्रेशन गिवन है, रेट भी दिया वो है और आपसे हाफ लाइफ पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू आपको गिवन है 1.5 इंटू 10⁻²। रेट कांस्टेंट ये आपको वैल्यू गिवन नहीं है और कंसंट्रेशन आपको दिया है इतना। यहाँ से आप के का वैल्यू निकाल लोगे, ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 10⁻³ अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻1, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10⁻²। अब आपको के का वैल्यू मिल गया, तो आप जानते हो कि टी हाफ का जो वैल्यू होता है वो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 अपॉन के, यानी कि रेट कांस्टेंट, यानी कि 0.693 अपॉन 3 इंटू 10⁻² कर दोगे और इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 21.1 मिनट। 23.1 मिनट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में जो ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0.5 मोलर aqueous solution of a weak acid HX is 20% ionized if Kf for water is 1.86 Kelvin kg per mole, the lowering the freezing point of solution is। तो lowering in freezing point जो की बात करता हूँ मैं, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है डेल्टा TF इक्वल टू IMKF। M यहाँ पर जो होता है इसका जो है मोलर कंसंट्रेशन होता है, KF यहाँ पर आपको वैल्यू दिया है, KF कांस्टेंट होता है और I आपका वेंट हॉफ फैक्टर होता है। अगर आप यहाँ पर HX को डाइल्यूट करोगे तो ये आपका H प्लस और X माइनस निकालेगा। अगर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन होगा तो ये 1, ये 0, ये 0, फिर ये 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा और ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये अल्फ़ा हो जाएगा। तो वेंट हॉफ फैक्टर I का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, यानी कि I का वैल्यू आपका 1 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। अल्फ़ा 20% है, यानी कि इसका वैल्यू अगर पॉइंट में देखेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा। तो I का वैल्यू जो हो जाएगा आपका 1.2 हो जाएगा। अब I का वैल्यू आपका 1.2 हो गया, M का वैल्यू आपको गिवन है, KF का वैल्यू आपको गिवन है, आप चेंज निकाल सकते हैं TF में। तो चेंज कितना हो जाएगा, तो चेंज यहाँ पर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लेंगे। I का वैल्यू 1.2 इंटू M का वैल्यू जो है 0.5 इंटू यहाँ पर ये हो जाएगा 1.86, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 1.12 केल्विन। 1.12 केल्विन ये इसका चेंज हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, चेंज ये चेंज का जो वैल्यू आएगा ये पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव में नहीं रहेगा।
नेगेटिव तब होता जब आपसे पूछा जाता कि इसका किस टेम्परेचर पर ये मेल्ट करेगा, तो आपको 0 से इसको माइनस करना पड़ता, तो आपको पता चल जाता कि किस जो है टेम्परेचर पर ये मेल्ट करेगा। तो आप यहाँ चेंज की बात हो रही है, तो चेंज के लिए आप 1.12 केल्विन यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर। आपको ऑप्शन गिवन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल नहीं है। तो पॉलीथीन जो होती है वो एडिशन पॉलीमर से बनती है, पॉलीस्ट्रीन भी एडिशन पॉलीमर से बनती है, न्यूप्रेन भी एडिशन पॉलीमर से बनती है, लेकिन नायलॉन 66 जो होता है वो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, द रिएक्टिविटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल यूजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर बिकॉज ऑफ। स्कैंडियम टू कॉपर जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, जो उनकी रिएक्टिविटी होती है डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? अगर आप जो स्कैंडियम से कॉपर की तरफ जाएंगे तो उनकी जो इंथैल्पी होती है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी उनकी इंक्रीज कर जाती है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी उनकी इंक्रीज कर जाती है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज करने की वजह से उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि कंटिन्यूअस इंक्रीज इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी की वजह से उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, SO2 इज कंसीडर्ड एज एयर पॉल्यूटेंट बिकॉज। SO2 जो होता है वो एयर पॉल्यूटेंट होता है क्योंकि SO2 जो होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और H2O के साथ और फॉर्म करता है एसिड का, और वो एसिड जो होते हैं, एसिड जब वो पानी के साथ मिलकर रेन के रूप में आते हैं तो उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं एसिड रेन। तो यानी कि वो एसिड रेन का कॉज कर देता है, इस वजह से उसको एक पॉल्यूटेंट की तरह कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इट रिएक्ट विथ O2 एंड H2O टू प्रोड्यूस एसिड रेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, फेरिक क्लोराइड इज यूज्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग इन कट्स बिकॉज। फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। क्यों किया जाता है? तो सबसे पहले जो मैं बता दूं आपको, जो ब्लड होता है आपका, ब्लड आपका एक नेगेटिव सॉल्व होता है, नेगेटिवली चार्ज सॉल्व होता है। तो नेगेटिवली चार्ज सॉल्व होता है तो उसको हमको जब कोगुलेट करना होगा तो हमको एक पॉजिटिव आयन की रिक्वायर्ड होगी। तो पॉजिटिव आयन रिक्वायर्ड होता है नेगेटिव चार्ज सॉल्व को रोकने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज सॉल्व का ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर डी है, और यहाँ पर जो है पॉजिटिव आयन से वो कोगुलेट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी Fe3+ कोगुलेट ब्लड विच इज नेगेटिव चार्ज सॉल्व। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, ए मेथड ऑफ रिमूविंग एक्सेस सॉल्यूट फ्रॉम कोलाइडर सॉल्यूशन। जो कोलाइडर सॉल्यूशन से आप एक्सेस सॉल्यूट निकालते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है डायलिसिस। डायलिसिस जो होता है वो सुटेबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में किया जाता है, सुटेबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंट में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 85 है, फॉर अ कॉम्प्लेक्स MX3Y3 possessing trigonal prismatic geometry the number of possible isomer is। ये जो केस है दोस्तों, ये जो है Ma3B3 का केस है। यहाँ इस तरह के और केसेस आते हैं जहाँ पर आपका A4B2 होता है और Ma2B4 होता है। इस तरह में हम लोग पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करता है। इस केस में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है 3 पॉलीमर बनेंगे, 3 आइसोमर्स फॉर्म होंगे। 3 आइसोमर्स का आपका फॉर्मेशन होगा। वो आइसोमर्स कैसे होंगे मैं आपको फिगर से के थ्रू समझा देता हूँ। ये आपका स्क्वायर बाइपिरामिडल बनेगा। ये आपका हो जाएगा एक्स वाई के टर्म में निकाल देता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा XX YY XY एक होगा, दूसरा आपका होगा M XXX YYY और तीसरा आपका हो जाएगा वो हो जाएगा YYY XXX।
या फिर इसको आप जो है XY फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ पे XY और XY जो कि पहले वाले के लगभग सिमिलर होगा। XY करोगे तो फर्स्ट वाला आपका बन जाएगा, और आप इस तरह से दोबारा इसको x की जगह y का रिप्लेसमेंट कर दोगे तो तीसरे आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 3 आइसोमर्स टोटल फॉर्म होंगे, 3 आइसोमर्स टोटल फॉर्म होंगे। ऑन डोपिंग जर्मेनियम मेटल विथ लिटिल इंडियम और गैलियम वी गेट। जर्मेनियम मेटल में जब हम लिटिल इंडियम और गैलियम मिलता है तो हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होता क्या है कि इसकी वैलेंसी 4 की होती है, इन दोनों की वैलेंसी 3 की होती है। तो एक बॉन्ड जो होता है वो आपका फॉर्म नहीं करता है। वो जो एक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है वो एज अ होल बिहेव करता है, और होल को हम जो है डेट करते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो फॉर्मेशन हो जाता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर का। पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, जिंक कन्वर्ट्स फ्रॉम इट्स मेल्टेड स्टेट टू इट्स सॉलिड स्टेट। It has HCP structure. The number of nearest atom will be. HCP स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम आपसे पूछा गया है। नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम को ही आप कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है HCP के केस में वो होता है आपका 12। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द pKa ऑफ एसिटिक एसिड एंड pKb ऑफ NH4OH are given, what will be the pH of ammonium acetate solution? अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन का आपको pH निकालना है। तो pK और pKb आपको गिवन हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको बताता हूं। तो ऐसे केस में pH आपको निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे 7 + 1/2 pKa माइनस pKb। तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 7 + 1/2, ये आपका हो जाएगा 4.76 माइनस 4.75, ये 7 प्लस आपका हो जाएगा 1/2 और इसका वैल्यू हो जाएगा 0.01। तो ये हो जाएगा 7 + 0.005, तो ये हो जाएगा 7.005। तो ये आपका हो जाएगा pH का वैल्यू 7.005, ये आपकी pH की वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आप देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। आयरन का इनमें से किस में लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -6 और +2 -6 हो जाएगा ये +4 का, और ये हो जाएगा आपका +2 और -8 ये +6 फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पर आपका +3 के फॉर्मेशन में होगा, लेकिन यहाँ पर आप निकालोगे तो ये +1 के फॉर्म में ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी सी में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ विच सेट रिएक्टेंट्स द मेटल डिस्प्लेसमेंट विल नॉट टेक प्लेस। तो आपको 4 सेट दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किसमें मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि ये पोटेंशियल की जो सीरीज़ होती है, रिडक्शन पोटेंशियल की जो सीरीज़ बनती है मेटल के लिए, उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो उस मेटल को उस आयंस में से रिप्लेस कर पाता है। तो यहाँ इस केस में जिसका कम होगा वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कॉपर आपका मैग्नीशियम आयन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। मैग्नीशियम जो होता है वो आपका कॉपर आयंस को रिप्लेस करने में सफ़र करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। IUPAC नेम लिखना है तो यहाँ पर आप नंबरिंग चालू कर दोगे। ये आपका कीटोन है 1 2 3 4, 3 पे आपका का मिथाइल है तो ये आपका हो जाएगा 3 मिथाइल ट्यूब्यूटेनोन या फिर ब्यूटूओन। तो 3 मिथाइल ब्यूटूओन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है CH3MgI, ये जो होता है CH3MgX जो होता है आपका, जिसको आप लोग ग्रिगलैंड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। तो ये आपका ग्रिगलैंड रिएजेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि CH3MgI विल गिव मीथेन विद, तो CH3MgI यानी कि ग्रिगलैंड जो रिएजेंट है वो किसके साथ मीथेन देगा। तो मैं आपको बता दूं कि वो आपका अमीन के साथ और एसिड के साथ, दोनों के साथ, ये आपका जो है इथेनॉल है इसके साथ भी, और ये आपका अमीन जो प्राइमरी अमीन है इन दोनों के साथ मीथेन का फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी, बोथ ऑफ दीज ए एंड बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग द ब्लीचिंग पाउडर अंडरगोज ऑटो ऑक्सीडेशन द प्रोडक्ट्स फॉर्मर। ब्लीचिंग पाउडर को आप ज़्यादा देर तक रखते हो तो ऑटो ऑक्सीडेशन होता है। ऑटो ऑक्सीडेशन की वजह से जो फॉर्मेशन होता है वो आपका कैल्शियम क्लोराइड का और कैल्शियम क्लोरेट का होता है। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरेट का फॉर्मेशन होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोरेट बोथ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा 93 के केस में। क्वेश्चन नंबर 94 है, कलर ऑफ द बीड इन बोरेक्स बीड टेस्ट इज मेनली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। बोरेक्स बीड टेस्ट जो होता है बहुत फेमस टेस्ट है, इसमें जो कलर ऑफ बीड फॉर्म होते हैं वो किसका एग्जाम्पल होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो आपका मेटल मेटाबोरेट्स का एग्जाम्पल होता है। मेटल मेटाबोरेट्स, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, प्रोडक्ट पी ऑफ द गिवन रिएक्शन इज। ये आपको रिएक्शन गिवन है, इसका प्रोडक्ट बनाना है आपको। इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसका कैसे रिएक्शन होता है, क्या क्या फॉर्मेशन होता है, क्या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है और कैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है, इन सब चीज़ों की जानकारी मैं आपको ऑर्गेनिक की आपकी लेक्चर सीरीज में दूंगा। इसलिए आप लेक्चर सीरीज को ज़रूर फॉलो करते रहें। इट विल हेल्प यू इन क्रैकिंग दिस टाइप्स ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। कॉर्डाइट इज अ मिक्सचर ऑफ। कॉर्डाइट किसका मिक्सचर होता है। तो मैं आपको बता दूं, कॉर्डाइट जो होता है वो आपका ग्लू गन कॉटन, वैसलीन और नाइट्रोग्लिसरीन का मिक्सचर होता है। ऑप्शन नंबर आपका इस केस में ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। 4 ऑप्शन गिवन है आपको, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपको बताना है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या होगा, वो वही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा जो H+ आयन ईजिली डोनेट कर दे। H+ आयन ईजिली आपका निकाल दे। H+ आयन निकालने के बाद जो फॉर्मेशन हो जिस कंपाउंड का वो ज़्यादा स्टेबल हो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। ये आपका जल्दी हाइड्रोजन को निकाल देगा। हाइड्रोजन को निकालने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होगा तो इसका जो ये कार्बन रहेगा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी जो ऑक्सीजन एटम पर है वो कम हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, विच एलिमेंट इज नॉट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इनमें से कौन सा जो मेटल है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में नहीं होता। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो होती है उसको हम लोग 3D सीरीज भी कहते हैं। वो आपकी 21 से लेकर 30 तक होती है। 21 से लेकर 30 तक होती है। तो इसमें ये तीनों एलिमेंट्स ऑप्शन नंबर ए, बी, डी के कवर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो Ag होता है उसका एटॉमिक नंबर आपका 47 होता है। अगला क्वेश्चन है, विच रिएजेंट इज कैपेबल ऑफ गिविंग टेस्ट बोथ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का दोनों का कौन सा रिएजेंट टेस्ट दे सकता है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। तो टॉलिन रिएजेंट और फेलिंग जो सॉल्यूशन होता है इन दो, ये स्पेसिफिक टेस्ट के लिए यूज होता है कीटोन और एल्डिहाइड के। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 2,4-डाइनाइट्रोफिलाइन हाइड्रोजीन का इस्तेमाल किया जाता है इन दो जो है एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट के लिए, दोनों के साथ में टेस्ट करने के लिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, विच रिएक्शन विल नॉट अकर इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इन आपको 4 इनऑर्गेनिक के रिएक्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा रिएक्शन कभी अकर नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी, ये रिएक्शन जो होता है आपका ये कभी अकर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो इस
क्वेश्चन पेपर सेट के जो आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स का पोर्शन है उसके रिस्पेक्ट वीडियोस भी जल्द से जल्द आएंगे। इसके अलावा अगर कोई आपको कष्ट परेशानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे ताकि और भी जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस मौके का लाभ उठा सकें और हमारे चैनल से जुड़ सकें और इस लॉकडाउन पीरियड में अपनी तैयारी को और तेज़ी से बूस्ट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।